भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत निडर और साहसी थे। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को रामायण, पुराण, कुरान कई सारे ग्रंथ पढ़ाए। शिवाजी ने बचपन से ही राजनीतिक और युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। माना जाता है कि शिवाजी महाराज के पहले गुरु दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी महाराज का बचपन से ही सपना था कि वो पूरे हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज ला सके। हिंदवी स्वराज केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं था, हिंदवी स्वराज हर किसी के लिए था, जिसमें हर किसी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए, कोई जात धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो। शिवाजी महाराज का मानना था कि लोगों को उनके कर्म से जाना जाए, ना कि उनके धर्म से। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले आदिल शाह के राज्य में सामंत थे। उनको पुणे की जागीर मिली हुई थी। बचपन से ही शिवाजी महाराज युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। शिवाजी महाराज को मुगलों द्वारा किया जाने वाला न्याय और पक्षपात पसंद नहीं था। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन कैसे? उनके पास न कोई सैनिक थे और फिर शिवाजी महाराज सैनिकों के लिए मवाल प्रदेश गए। मवाल प्रदेश के नवयुवक और लोग बहुत साहसी और वीर थे। शिवाजी महाराज ने सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया। पहले तो लोगों ने मना किया कि शिवाजी छोटी जाति के हैं, लेकिन शिवाजी ने फिर एक बार उन लोगों से यही कहा कि लोगों को उनके कर्म से जाना जाना चाहिए, ना कि उनके धर्म से। फिर सभी मवाल प्रदेश के लोग शिवाजी के साथ आ गए। मवालों को मावला नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क करके उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ किया। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिंदेश्वर का दुर्ग। दुर्गों का निर्माण। रोहिंदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिस पर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद तोरणा का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वो पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और ये क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने उस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वो क्षुब्ध हुआ। उसने शाही राज्य को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोडना के दुर्ग पर अधिकार किया। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज से नाराज होकर 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया था। फिर शिवाजी महाराज को आदिल शाह संदेश भेजता है कि तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि आदिल शाह को भी एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जिसकी बात सारे हिंदू और मराठा सुने, और शाहजी भी यही चाहते थे। शिवाजी महाराज 7 साल आदिल शाह के साथ काम करते हैं और सारी लड़ाइयां इन 7 साल के लिए रुक जाती हैं।
1656 में शिवाजी महाराज महाबलेश्वर के पास स्थित चावली को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इसलिए शिवाजी महाराज यशवंतराव चंद्रराव मोरे को संदेश भेजते हैं कि आप अपना राज्य हमें दे दें, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन यशवंतराव चंद्रराव मोरे नहीं माना। तो फिर शिवाजी महाराज चावली पर हमला करते हैं और चावली को जीत लेते हैं। ये बात जब आदिल खान को पता लगती है तो वो बहुत नाराज हो जाता है और अल्फज खान को सैनिकों के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजता है। उसी समय में ही आदिल खान और औरंगजेब की लड़ाई चल रही होती है। औरंगजेब शिवाजी महाराज को पत्र भेजता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे पास जो किले और राज हैं वो तुम्हारे ही रहेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के प्रस्ताव को मना कर देते हैं। अब्दुल्लाह भटारी यानी अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वो सतारा के 30 किलोमीटर उत्तरवाई शिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का जायजा लेने अफजल खान के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खान को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खान को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगा कर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपने कटार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खान को अपने वस्त्रों वाघन खो यानी शेर का नाखून से मार दिया। स्पष्ट रूप से किसी भी ऐतिहासिक किताब में ये नहीं बताया गया है कि पहला हमला कौन करता है। 10 नवंबर 1959। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पनहाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रुस्तम खान के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजापुर तथा दावुल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1965 को बीजापुर सेना ने पनहाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वो भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पनहाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया, राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक के सिद्धि जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1962 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासन की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण के पोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवारबाजी में जितने निपुण थे, वो चरित्र के भी उतने ही धनी थे। अपने चरित्र और तलवार को उन्होंने कभी दागदार नहीं होने दिया। एक बार शिवाजी के वीर सेनापति ने कल्याण का किला जीता। हथियारों के जखीरे के साथ साथ उनके हाथ अकूत संपत्ति भी लगी। एक सैनिक ने मुगल किलेदार की बहू को, जो देखने में काफी सुंदर थी, सेनापति के सामने पेश किया। वो सेनापति उस नवयौवना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। सेनापति ने शिवाजी महाराज को वो महिला बतौर नजराना भेंट करने की ठानी। सेनापति उस नवयौवना को एक पालकी में बिठाकर शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंचा। शिवाजी महाराज उस समय अपने सेनापतियों के साथ शासन व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। युद्ध में जीतकर आए सेनापति ने शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, कल्याण से जीत कर लाई गई एक चीज आपको भेंट करना चाहता हूँ।
ये कहकर उसने पालकी की ओर इंगित किया। शिवाजी महाराज ने ज्यों ही पालकी का पर्दा उठाया तो देखा उसमें एक सुंदर मुगल नवयौवना बैठी है। शिवाजी महाराज का शीश लज्जा से झुक गया। इसके बाद अपने सेनापति को डांटते हुए उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ रहते हुए भी मेरे स्वभाव को समझ नहीं सके। शिवाजी दूसरे की माता बेटियों को अपनी माँ के समान मानते हैं। बिना विलंब किए इन्हें ससम्मान इनकी माता के पास छोड़ा। कहा तो वो अपने आप को इनाम का हकदार समझ रहा था और नसीब हुई तो सिर्फ शिवाजी महाराज की फटकार। सेनापति शिवाजी महाराज के इस व्यवहार से काफी अचंभित हुआ। मुगल सूबेदार की बहू को उसके घर पहुंचाने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन इसके साथ वो शर्मिंदा भी हुआ। उसने शिवाजी महाराज के चरित्र को पहचाना। मुगल खेमे की महिला को पूरी इज्जत के साथ उसके खेमे तक पहुंचा दिया गया। 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे सैनिकों को मार डाला और औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। शिवाजी महाराज किसी तरह से वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। शाइस्ता खां ने 3 साल तक मावल में लूट मार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ बारातियों के भेष में उसके किले में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम को शाइस्ता की जगह लेने भेजा गया। सूरत में लुटियंस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खां ने अपनी 1,50,000 फौज लेकर राजा शिवाजी महाराज का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया। इसलिए उस पर हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। ये एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। एक घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारी भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक 1739 किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खान के स्थान पर गयासुद्दीन खान को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1965 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हूण सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले में 13 किश्तों में 40 लाख हूण अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हूण का राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे।
पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। शिवाजी को औरंगजेब के जन्मदिन पर आगरा बुलाया गया, लेकिन शिवाजी महाराज को बुलाने का औरंगजेब का कोई और ही मकसद था। औरंगजेब के दरबार में कोई भी शिवाजी महाराज से बात नहीं कर रहा था, जैसे कोई शिवाजी महाराज को जानता ही नहीं। शिवाजी महाराज को सेनापतियों के साथ एक कतार में खड़ा किया गया। औरंगजेब शिवाजी महाराज को नीचा दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। शिवाजी महाराज गुस्से में आ गए और भरी दरबार में औरंगजेब से कहा कि मैं इतना भी छोटा नहीं कि मुझे सेनापतियों के साथ खड़ा किया जाए। यहाँ के लोग मुझसे बर्ताव ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं, बल्कि जब मैं आगरा आया तो हजारों की तादाद में हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ी थी मुझे देखने के लिए कि कौन ऐसा शासक है जो कि औरंगजेब के नाक में भी दम करने की हिम्मत रखता है। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि आप लोगों के इस व्यवहार से मेरा हौसला कम हो जाएगा? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में बसते हैं। जब इतने लोग साथ हों तो फिर मुझे किसी और के साथ की क्या जरूरत है? शिवाजी महाराज ने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1966 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए। पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद 1968 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1614 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसे धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिकों को ये बात पता चल गई। तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया, परंतु युक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है हम जानते नहीं हैं, वे किस वंश से हैं। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है, शिवाजी किस वंश से हैं आपने नहीं बताया, अतः ऐसे में हम उनके राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं? हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्याभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय ना हो, अतः आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची, पर वो भी चुपके से निकल भागे। दूतों ने वापस लौटकर ये बात बालाजी, आप तथा शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी। कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे ना माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में
लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में ये पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा तथा वे असफल रहे। दक्षिण में विजय सन 1677-78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जीजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। मृत्यु और उत्तराधिकार विष दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी के राजा राम नामक एक दूसरा पुत्र था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। अतः मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5 लाख की सेना सागर लेकर दक्षिण भारत जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही 2 दिनों में और कुतुब शाही 1 ही दिन में खत्म कर दी और राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। ज्वार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी उम्र में ही शिवाजी महाराज का निधन हो गया। एक ऐतिहासिक किताब में यह भी कहा जाता है कि शिवाजी की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हुई थी। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे नायक थे कि उन्हें कोई नहीं भूल सकता। शिवाजी महाराज हर धर्म को मानते थे और औरतों की बहुत इज्जत भी करते थे। शिवाजी महाराज कुछ और साल जीवित होते तो मुगल और ब्रिटिश सरकार का भारत से नामो निशान मिटा देते। जय भवानी, जय शिवाजी।